हेलो नमस्कार, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। और आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं इको फिजिक्स टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 8, जिसमें अपन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांच की कोई एक स्लेब है और उसमें कोई बबल है एक, और उसको एक तरफ से अपन देखते हैं तो आपको ये विजिबल हो रहा है 9 सेंटीमीटर पे, और अदर साइड से देखने पे आपको ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर पे। जैसे मान लो कि ये कोई स्लेब है एक और यहाँ कोई बबल है, इसको यहां से अपन देख रहे हैं और सेकंड टाइम यहां से देख रहे हैं। तो डिस्टेंस रियल मान लो डिस्टेंस कितनी ये है T1, इसको मान लो कितनी T2। अपेरेंट जो आपको दिख रहा है, अपेरेंट होता है T बाई म्यू। कितना होता है T बाई म्यू अपेरेंट, और ये आपको दे रखा है अपेरेंट। तो फर्स्ट अपेरेंट कितना 9, इसको अपन ऐसे कर देंगे T1 अपॉन कितना म्यू 1.5। सेकंड में हमारे पास हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, और ये है T2 बाई म्यू। तो T1 हमारे पास 9 म्यू, T2 कितना 5 म्यू, और टोटल डिस्टेंस अपन ज्ञात करना चाहते हैं तो T इक्वल टू कितना है, ये है T1 प्लस T2। तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि ये म्यू तो अपन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू इंटू ये 9 प्लस 5, तो ये हो गया म्यू इंटू 14। तो म्यू का मतलब कितना है 1.5, 3/2 इंटू कितना 14। इसको अपन कर देते हैं कट। तो कट करने से वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 7 इंटू 3 कितना 21 सेंटीमीटर। इसका आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो आइए साहब, इसमें दे रखा है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकस लेंथ दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के बाईं ओर कहां रखा जाना चाहिए ताकि अंतिम इमेज अभिनेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये तो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये मान लेता हूं आई पीस। ये इसकी फोकस लेंथ है F0 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका FE आई पीस, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है कि हम इससे वस्तु को, इन ऑब्जेक्ट को कहां रखें। ये ऑब्जेक्ट मान लो कहां रखें, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, यानी U0 आपसे पूछा है, और दोनों को रखा कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर पर रखा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, और ये भी चाह रहा है कि अभिनेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन जाए। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और इससे इमेज जो लास्ट बनती है, इमेज जो वर्चुअल इमेज बनती है वो 25 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए UE हमको दे रखा है, सॉरी VE हमको दे रखा है, इसका F मालूम है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो इसने जो इमेज बनाई है उसकी डिस्टेंस जो इसके लिए बनेगी UE बनेगी, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे आएगी, तो आप इसके लगा लेते हो लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है क्या 1/V माइनस कितना 1/U इक्वल टू 1/F, जिसमें इसको अपन लगा रहे हैं आई पीस के लिए, येलो साहब, जिसमें F हमारे पास कितना है, F हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, उत्तर लेंस है पॉजिटिव, और ये इमेज इसमें रे इस पे इस तरफ गिरती है, तो इस तरफ होता है आपका प्लस, इस तरफ माइनस। तो ये माइनस में 25 सेंटीमीटर, तो VE हमको लेना पड़ेगा माइनस का 25, ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इससे अपन UE निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं तो मैं केवल इसकी वैल्यू को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे आप सोल्व करेंगे ना, तो UE हमारे पास आएगा माइनस का कितना 25 अपॉन ये 6 सेंटीमीटर आएगा। ये आ गया। अब ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर ली। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको अपन ज्ञात करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगी जो कि इसके लिए बन गई V0। तो V0 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 25 माइनस कितना ये 25/6। केवल इसका मोड, ये दो दूरियां हैं, ये मान लो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, इसमें से इसको उठा रहा हूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। और इससे सॉल्व करने पे ये हमारे पास वैल्यू कितनी आती है
तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 125/6, 125/6 ये इसकी सेंटीमीटर में लेंथ आ जाएगी। अब क्या हुआ कि हमारे पास इसकी एफ नोट मालूम है, डिस्टेंस आ चुकी, यू नोट निकाल लेंगे, तो पुनः इसी फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे, 1/v0, 1/u0, 1/f0, और यहां वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो लेंथ आपकी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ओनली इसमें हिंट ही आपको ना देना है। नेक्स्ट देखो, एक दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का आवर्धित और सीधा इमेज, यानी बड़ी इमेज बने, मैग्नीफाइड इमेज बननी चाहिए और इरेक्ट इमेज बननी चाहिए, तो वो कौन कर सकता है? रियल वस्तु से, उत्तल दर्पण से तो इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। अवतल ये बना सकता है, आवर्धित बना देता है, सीधी भी बना देता है। तो दर्पण की प्रकृति समतल, वास्तविक वस्तु से जो इमेज बनती है, समतल तो वास्तविक से तो आभासी बनाता है ना, उत्तल भी वास्तविक से कैसे बनाता है? आभासी बनाता है। तो वास्तविक वस्तु का आवर्धित सीधा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ये केवल अवतल दर्पण ही ऐसा कर सकता है। पढ़ते ना अपन अवतल दर्पण के अंदर, जैसे ये इसका मान लो सी है, ये इसका एफ है, अपन ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, पहले इनफाइनाइट पे इसको पास लेके आते हैं, तो जब तक इसको पास लाते हैं इमेज बनती है एफ से इस तरफ। ये सारी इमेज कैसी होती हैं? इनफाइनाइट पे होने पर एफ पे इमेज होती है। आप उसको पास यहां से लाएं तो इमेज यहां बन गई, सेम साइज की बन गई, और पास लाएंगे तो इमेज यहां बनेगी, और पास लाएंगे इमेज यहां बनेगी, और एफ को पार कर दोगे तो इमेज यहां बनती है ना। अब ये इमेज किस प्रकार की है? सीधा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है, तो ये कौन कर सकता है? अवतल। उत्तल दर्पण जो बनाता है इमेज, तो उत्तल दर्पण में देखो ऐसे होता है कि दर्पण, आप ऑब्जेक्ट को यहां से पास लेके आओगे तो सारी इमेज यहां बनती है। इनफाइनाइट पे होने पे इमेज बहुत छोटी इमेज है, पास और लेके आएंगे इमेज यहां बन रही है, पास और लेके आओगे इमेज यहां बन रही है, और लाओगे इमेज दर्पण के पीछे है। सारी इमेज कैसी? छोटी हैं और आभासी हैं, सीधी हैं। इमेज सीधी बननी चाहिए, और बड़ी इमेज कौन बना सकता है? अवतल। अच्छा, इसमें ये दो लेंस आपको दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे में फिट हो रखे हैं, तो आपसे पूछा है कि संयोजन की फोकस दूरी का मान कितना होगा। तो ये तो है कौन सा? प्लेनो कॉनकेव। दूसरा कौन सा? अपने लो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दो लेंस है, तो इनकी जो फोकस दूरी आपसे निकालनी है, तो लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वलेंट 1/f1 + 1/f2। अब एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस है वो कर्व नेचर की है, तो अपन जानते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है ना, तो 1/f इज इक्वल टू कितना? ये μ-1 × 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, वैल्यू पुट के सोल्व करते हैं, तो ये f इज इक्वल टू आता है r/2 μ-1। किसके लिए? पूरे लेंस के लिए, लेंस यूं हो और या लेंस यूं हो। इसको हाफ कर दोगे, अभी दोनों प्लस माइनस हुआ करता है, कॉन्वेक्स का प्लस और कॉनकेव का माइनस हुआ करता है। इसको अपन हाफ कर देंगे तो ये भी यहां से हट जाता है, तो f इज इक्वल टू आता है प्लस माइनस कितना? r/μ-1। उत्तल लेंस की प्लस, अवतल की माइनस। अब अगर इससे अपन वैल्यू पुट सोल्व करेंगे तो ऐसे में देखो 1/f1, इसकी तो नेगेटिव है, उसकी पॉजिटिव है, पहले इसको, अब इसकी नेगेटिव है ना μ1 वाले की, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/ माइनस f का वैल्यू कितना है? r, और ये कर देता हूं मैं इसको μ1 - 1 प्लस ये हो गया आपका r और μ2 - 1। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये इसको रिवर्स कर सकते हो। एलसीएम कितना हो गया? r। इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कितना? μ1 प्लस μ2 माइनस 1, 1 से कट गया तो ये हो गया आपका μ2 - μ1, μ2 - μ1/r। ये है 1/f इक्वलेंट। तो इससे f इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? r/μ2 माइनस का μ1। अच्छा, r कितनी है जी? 20 सेंटीमीटर। μ2 कितना है? 1.6 माइनस का 1.6 माइनस 1.4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2। तो ये हम कर देते हैं 0.2, तो ये हो गया 200/2, यानी 100 सेंटीमीटर इसकी फोकस लेंथ आ जाएगी। और कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। जिसकी म्यू
ज्यादा है वो इफेक्टिव होता है, इसका म्यू अधिक है, तो उत्तल लेंस इफेक्टिव है तो उसकी पावर है जो पॉजिटिव आएगी, एफ भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये एक YDFC है, जैसे मान लो YDFC है, ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन का सेंटर है मान लो यहां पर, तो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D हमको दे रखा है 3.73 लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा वेवलेंथ है दे रखा है, केंद्रीय उच्चिष्ट को छोड़ करके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में, जैसे स्क्रीन का जो ऊपरी हिस्सा ये वाला, इस हिस्से में प्राप्त की जा सकने वाली उच्चिष्ट कितने होंगे। अब देखो यहां इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस कितना, 0 होता है, फिर अपन जाते हैं यहां से इनफाइनाइट, तो पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जो होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम 3.3 लैम्डा। ध्यान करें इस पॉइंट में, जैसे आपको स्क्रीन से ऊपर जाना है तो इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा मिनिमम है वो है 0। उसके बाद ये डेल्टा मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस है वो इनफाइनाइट तक अपन लेंगे तो कितना हो गया, 3.73 लैम्डा, 0 से 3.73 लैम्डा। तो अगर इसको अपन सामान्य रूप में समझे ना, 0 लैम्डा बाई 2 यानी 0.5 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर कितना 3/2 लैम्डा, फिर कितना 2 लैम्डा, फिर ये हो गया आपका 2.5 लैम्डा, फिर कितना हो गया, ये हो गया 3 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, ऐसे। तो आपसे बोला है कि उच्चिष्ट कितने बन सकते हैं सेंटर वाले को हटाने के बाद में, सेंटर वाला ये, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया आपका सेकंड मैक्सिमा, ये कौन सा, थर्ड मैक्सिमा। तो कुल मिलाकर के यहाँ स्क्रीन सेंटर से इनफिनाइट तक पूरे में जो मैक्सिमम बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 3। तो आपका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, यह है I0 और 4I0 वाले दो कला संवहन स्रोत एक माध्यम में व्यतिकरण करते हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता जो मैक्सिमम तीव्रता होती है वो न्यूनतम तीव्रता से n गुना है। तो आप ये जानते हैं कि I मैक्सिमम और I मिनिमम वो है कितना, √I1 प्लस रूट कितना I2 का स्क्वायर, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन कितना, √I1 मोर माइनस लेस √I2 का स्क्वायर, ये √1। ठीक है, मोर माइनस लेस अपन कर सकते हैं। तो यहां मोर कौन सा है, 4I0, तो 4I0 प्लस I0, 4I0 का रूट कितना हुआ, 2 √I0, तो 2 प्लस 1 कितना, 3। भाई अपन वैल्यू पुट करने वाले तो ऐसे 4I0 प्लस कितना, √I0 इसका स्क्वायर, और नीचे वाले पोर्शन में कितना, √4I0 और प्लस कितना, √I0 इसका भी स्क्वायर। तो यह कितना, 2 √I0 प्लस I0, तो कितना 3 √I0, इसका अपन करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो गया 9I0 हो जाएगा। नीचे वाले में कितना, इसका रूट हम करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना, 1 ही हो गया, तो I0 आएगा, तो ये से कैंसिल, तो कितना 9/1। तो हमको बोला ही जा रहा है कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो है वो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी, 9 मिल गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये है कितना, n गुना है, तो इसको n माना, तो n का वैल्यू कितना, 9, तो बोला n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएंगी, भाई आपको अंदर रखा तो n तो 9 आ गया ना, तो n स्क्वायर इक्वल टू 81। YDFC में स्लिट के बीच दूरी कितनी, 0.03 मिलीमीटर है, और उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यदि दूर से स्क्रीन पर बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 1 एंगस्ट्रॉम है तो लैम्डा का मान कितना है। YDFC में जो हम लोग पढ़ते हैं, से ये S1 या S2, ये स्क्रीन आपकी है, आपकी स्क्रीन क्या, स्क्रीन तो सबकी होती है भाई, स्क्रीन में पर्दा होता है, क्या होता है, पर्दा। तो बात तो पर्दे की होती है जी, और पर्दा तो रहना चाहिए ना, पर्दा बहुत जरूरी होता है साहब। तो ये कह रहा है कि स्लिट के बीच की डिस्टेंस D हमको दे दी गई है, ओके, और प्रकाश की लैम्डा हमको दे रखी है, तो बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा का मान कितना है। एंगुलर फ्रिंज, जैसे ये सेंट्रल फ्रिंज है, तो ये इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। ये होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ, जिसको अपन कहते हैं बीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। तो बीटा इक्वल टू होता क्या है, लैम्डा इंटू कैपिटल D बटा स्मॉल d, और जो थीटा कोणीय चौड़ाई है वो कितनी होती है, बीटा अपॉन डेल्टा, बीटा अपॉन कैपिटल D, ये लैम्डा अपॉन D।
तो अब हमको इसमें क्या लिखा हुआ है कि थीटा हमको दे रखा है 1 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया? 1 डिग्री का मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना? पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो हमको लेमडा इसमें निकालना, तो लेमडा का मान माय डियर स्टूडेंट्स कितना है? थीटा इंटू डी। थीटा कितना हो गया? पाई बाई 180 इंटू, ये हो गया हमारे पास वैल्यू थीटा इंटू डी। डी कितना है साहब? ये है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 4 5 माइनस का 5, माइनस का 5। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर इसको यहां अप्लाई कर दूं, ये पॉइंट यहां कर दूं, तो ये हो गया 7। तो 3 पाई अपॉन 1.8 और इंटू कितना? 10 की पावर माइनस का 7। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है करीब करीब, जैसे इसको अपन देखें तो ये 18 इंटू 36, पाई का वैल्यू कितना? 3.339। इसको प्लस 2 मान लें, है ना एक बार, जैसे 2 अपॉन, ये तो सॉरी 9 अपॉन इसको 2 मान लें, तो ये 4.5 यानी अप्रोक्स 5। तो 5000 के आसपास जो आंसर आता है ना, 5000 और उससे भी हल्का सा ज्यादा, ये भाई 3.5000 से हल्का सा ज्यादा। इसको प्रॉपर अपन वैल्यू को साइन सोल्व करेंगे तो ये करीब करीब का एग्जैक्ट वैल्यू आपका 5 to 33 एंगस्ट्रॉम है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है तो इसमें आप लोग कर लेना। नेक्स्ट देखो, एकल स्लिट विवर्तन की स्लिट चौड़ाई क्या होगी जिसके लिए विवर्तन पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर द्विध्रुवी के n उच्चिष्ट प्राप्त होते हो। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे ये तो है हमारे पास YDSC S1 S2, ये इन दोनों की दूरी कितनी है? मान लो स्मॉल डी। ये जो स्लिट है ना, इस स्लिट की चौड़ाई मान लो कितना है? ये स्मॉल ए, ये विड्थ है इसकी स्मॉल ए। अब इसमें जो स्लिट सिंगल स्लिट से बनता है क्या है? विवर्तन हुआ करता है। तो मान लो कि इसमें स्क्रीन पर इसका एक विवर्तन बैंड बन गया, ये विवर्तन है, विवर्तन बैंड। अब साथ में एकल स्लिट से विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट बन गया और साथ में डबल स्लिट है, तो डबल स्लिट होने पे इसकी भी फ्रिंजें बनती है ऐसे, ये फ्रिंजें बन गई। तो ये कह रहे कि इसके केंद्रीय उच्चिष्ट में, कौन से में? YDSC का जो सिंगल स्लिट का केंद्रीय उच्चिष्ट है उसमें YDSC के n मैक्सिमम बन गए। तो कुल मिलाकर के ये जो दूरी होती है ना, ये वाली एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है 2 इंटू लेमडा एफ बाई ए, और इसमें ये n गुण n बन रहे किसके? YDSC के। तो YDSC का होता है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। पर एक ही एक्सपेरिमेंट में ये जो डिस्टेंस है ना, जो अपन f लेते हैं वो तो d हो गई इसमें, तो हम इस f को तो d कर देंगे, तो लेमडा डी से लेमडा डी कैंसिल, और आपसे n का वैल्यू पूछ लिया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n हो गया आपका ये स्मॉल d 2d बाई ए, 2d बाई ए। तो हमको इसमें क्या, एक मिनट, हमने क्या कर दिया इसमें? ठीक है, तो पूछा क्या आपने? वो स्लिट की चौड़ाई यानी ए पूछ लिया है, इस ए का वैल्यू कितना? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2d बाई स्मॉल n, 2d बाई स्मॉल n। ठीक है, पढ़े नेक्स्ट। एक ध्रुवक और एक विश्लेषक एक दूसरे 45 से रुके हुए हैं। विश्लेषक से निकलने वाली ध्रुवीकृत प्रकाश तीव्रता कितनी? 2I0 है। जैसे मान लो ये तो है पोलराइजर और ये मान लो एनालाइजर। तो ये कह रहा है कि जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है? 2I0। जो प्रकाश यहां से निकल रहा उसकी तीव्रता 2I0 है। ओके, दोनों 45 डिग्री में झुके हैं, इसका मतलब जो इसकी दोनों की पास एक्सिस है, जो पास, इसको मैं ये मान लेता हूं और इसको मैं यहां कर दूं रोटेट, मान लो ये कोण है 45 डिग्री। तो ये बोला कि ध्रुवक पर जो आपका ये पोलराइजर है, इस पे जो प्रकाश गिरता है उसकी तीव्रता कितनी? इसको मैं मान लेता हूं, इसकी आई है तो इससे निकली तीव्रता कितनी? I0 बाई I/2। अब I/2 इस पे इंसिडेंट होगी, फिर से बाहर निकलती है। तो मेलिस के नियम से जो तीव्रता बाहर निकलती है वो होती क्या? I0 आउट कितनी होती है? लिखा तो 2I0 है वो, होती क्या है? जो इंसिडेंट होती है I/2, इसका
कोस स्क्वायर कितना, एंगल कितना है 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब कोस 45 कितना 1/√2 होता है, तो 2I0 इज इक्वल टू I/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2। तो हमें इस I का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 2 4, ये कितना हो गया, I का मतलब 4 इंटू 2 कितना 8I0। किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण इतना है, तो इस माध्यम के लिए क्रांति कोण, ध्रुवण कोण अगर 53 डिग्री का है, तो ध्रुवण कोण 53 डिग्री का है, तो अपन म्यू इक्वल टू क्या कहते हैं, tan IP। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास tan 53 डिग्री। और अपन जो ट्रायंगल पढ़ते हैं ना 5 और 3 वाला, जैसे मान लो ये है, इसको एंगल को अगर मैं 53 अगर लिखता हूं, तो ये है 5 और 3 और ये 4, 5 3 और 4। तो tan 53 डिग्री का वैल्यू वैसे कितना होता है, tan का 4/3। तो बोला इस माध्यम के लिए क्रांति कोण कितना है, तो क्रांति पहले अपन ने इससे क्या म्यू निकाल लिया, म्यू का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। क्लियर। तो क्रांति कोण जैसे अपन कहते हैं ना sin IC इक्वल टू 1/u, तो 1/म्यू, म्यू का मान कितना बाजी, म्यू तो है हमारे पास 4/3, तो होगा 3/4। तो IC कितना sin इनवर्स 3/4। नेक्स्ट, जब अपवर्तनांक 3 के पदार्थ से बने शक्ति P के लेंस को अपवर्तनांक 4 के द्रव्य में डुबो देंगे, तो निश्चित रूप से जितना उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उससे भी ज्यादा के अपन ने लिक्विड उसको इमर्ज कर दिया है। तो डेफिनेट पहले पावर कितनी P है, तो अब पावर कैसे हो जाएगी, ये तो साइन बदलेगा तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव तो 2 में है, इसका मतलब इन फर्स्ट और 4 में से कोई आंसर बनना है, कितनी होगी ज्ञात करना है। तो देखो पावर जो होती है वो होती है 1/λ इज इक्वल टू कितना म्यू -1 और 1/r1 -1 लेंस मेकर फॉर्मूले से अपन देख रहे हैं। अब केवल मीडियम बदल रहे हैं, ये पोर्शन पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब P प्रपोर्शनल कितना है म्यू -1, और म्यू यहां पर है लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लिखें ऐसे P'/P इज इक्वल टू म्यू लेंस का मीडियम के सापेक्ष बाद वाला -1 और म्यू लेंस का मीडियम के सापेक्ष ये पहले वाला। तो पहले तो रखा कि इसको वायु में रखा है, तो वायु में रखा है तो इसको अपन ऐसे कर देते हैं, लेंस का पहले वाला, तो ये तो म्यू कितना, म्यू लेंस यानी 3 म्यू एयर 1 -1, पर बाद वाले में कैसा इसको 4 में रखा है ना, तो म्यू लेंस म्यू मीडियम, म्यू लेंस तो 3 म्यू मीडियम कितना 4 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस का 1/4 और ये हो गया आपका 2, तो -1/8, तो P डैश इक्वल टू ये -P/8, इसका आंसर आ जाएगा। यंग के द्विस्लेट प्रयोग में 2 स्लेटों के बीच दूरी कितनी है 2π/2/पाई, स्लेट में दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो प्रथम अद्वित फ्रिंज की कोणीय स्थिति कितनी है, YDSC प्रथम अद्वित फ्रिंज की कोणीय स्थिति कितनी है। प्रश्न संख्या 12 में, तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो देखो आपसे तो पूछा क्या इसमें कि जैसे YDSC में ये S1 S2 ये सेंट्रल, ये बनती है आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट आपकी मिनिमा है, तो ये एंगल आपसे पूछ लिया ना, ये थीटा, तो एक तरह से कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का आधापन कर सकते हैं। तो जो अपन जानते हैं इसमें क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं कि भाई जो बीटा होता है ना, बीटा अपॉन कैपिटल डी भी मैंने कहा था, और वो बन गया था आपका λ/d, इसी को हम कहते हैं थीटा। इसका आधा करना है तो इसका भी आधा कर देंगे, तो हमको λ दे रखा है, डी दे रखा है, वैल्यू पुट के सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे वैल्यू हमारी ये कितनी आएगी
ये 0.018, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करना साहब। एक ध्रुवक और एक विश्लेषक A2 से 45 से झुके हुए हैं। विश्लेषक से निकलने वाली ध्रुवीकृत प्रकाश तीव्रता I है, तो ध्रुव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? तो अभी पीछे बन गया था, उस तरह से आप कर लेना। इसका आंसर 13 का आंसर कितना आ रहा है? ये 4I आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या था ना, वैसे करना है। प्रकाश की एक किरण 50 मिलीमीटर मोटाई के स्लैब से अविलंबित रूप से गुजरती है। ठीक है, देखो इसमें प्रश्न ऐसे बोला है कि ये कोई स्लैब है, यहाँ ये कोई रे ऑफ लाइट है। अब इसकी स्पीड कितनी सी है? जैसे वो लिक्विड जो मीडियम में इंटर करेगी, मीडियम में इंटर होती है, इसकी स्पीड कितनी वी, वी का वैल्यू कितना होता है? सी बाई म्यू। मान लो इसकी थिकनेस डी है, इसको पार करने में कितना समय लगता है? टाइम। तो टाइम तो कितना होगा? डिस्टेंस डी अपॉन इसकी स्पीड कितनी वी, तो डी अपॉन ये हो गया सी बाई म्यू, तो म्यू इंटू डी बटा सी। तो पार करने में समय, अब सोल्व करोगे तो ये 250 पिको सेकेंड आ जाएगा। सोल्व करना है। नेक्स्ट 1.5 अपवर्तनांक वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 3 अपवर्तनांक वाले दरों में डुबोया जाता है। दरों में लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति कितनी होगी? तो यहां क्या करना है, देखो दरों में डुबो दिया गया है, तो दरों में लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो वैसे करना है इसको। फिर इसका अपवर्तनांक तो 1.5 है, लेंस कौन सा है? अपसारी, और अपने से भी अधिक के लिक्विड इसको डुबो दिया गया है, तो इसकी प्रकृति बदलेगी। तो लेंस कौन सा बनेगा? अभिसारी बनेगा, लेंस बनेगा अभिसारी। तो उत्तर आपका इनमें से कोई एक आएगा। अभी कुछ देर पहले कहा था ना, वैसे ही। तो अपन एफ निकालते, तो एफ जो समानुपाती आएगा 1/μ-1। एफ समानुपाती, बाकी तो कांस्टेंट है ना, केवल अपन मीडियम बदल रहे हैं। तो एफ डेस अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? μ-1 अपॉन कितना? म्यू डेस -1। म्यू जो है वो तो कौन सा है? लेंस का। तो पहले लेंस को अपन कैसे मानेंगे? एयर के अंदर। तो मैं कहता हूं कि म्यू लेंस अपॉन कितना? म्यू मीडियम मतलब एयर या निर्वात -1 अपॉन फिर है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1। वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो कितना? म्यू लेंस, तो लेंस कितना था? 1.5, तो 3 या 1.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 -1 कर सकता हूं। और फिर ये हो गया कितना? म्यू लेंस कितना था? 3/2, पर सराउंडिंग का कितना हो गया? 3 -1। तो यहां तो बच गया आपका कितना? 1/2, पर इस वाले में 3 से 3 कट गया, तो माइनस का 1/2, तो ये कट गया तो हो गया -1। तो उतनी फोकस दूरी है, परंतु प्रकृति बदल गई। 20 सेंटीमीटर का अभिसारी बन जाएगा। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है। बोला गया कि प्रकृत प्रकाश एक YDSC, उसमें 2 प्रकाश अपन ने प्रयोग में ले लिए गए हैं। पहला λ1 λ2, और स्क्रीन को क्रम से दूरियां आपने बदल दी है, फिर चौड़ाई बराबर प्राप्त होती है। यानी इसका मेन टारगेट है बीटा इक्वल टू कितना? लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बीटा सेम है, कांस्टेंट है। फ्रिंज स्लिट के बीच दूरी डी का अनुपात, तो डी है ना ये डी, इस डी को अपन यहां ले लें। समानुपाती कितना? लैम्डा इंटू कैपिटल डी, तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू कितना है? λ1 बाई λ2 इंटू d1 बाई d2। तो इसको तो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट के सोल्व कर देगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? 3/5। आंसर इसका होगा 3/5। बड़े नेक्स्ट, 2 ध्रुवक सिर एक दूसरे के साथ इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनकी अक्षें एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। यदि पहली सीट पर आपतित अवतल प्रकाश तीव्रता का केवल 12.5% ही दूसरी सीट से बाहर निकलता है, तो थीटा का मान कितना है? जैसे ये पहली सीट है और दूसरी सीट है, इसके रेस्पेक्ट में थीटा कोण पे रख रहे हैं। जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो कितना है? 12.5%, यानी 12.5/100 कर दो तो 1/8 हो गया, यानी I0/8। I0 मान लेता हूं, प्रकाश जो गिर रहा है उसकी इंटेंसिटी, ये निकला यहां पे कितना? I0/2। तो आपसे बोला है कि थीटा का मान कितना है, तो अब ये लाइट इस पे गिरेगी, इतनी बाहर निकलेगी, तो आउटपुट होता है कितना है? देखो I0/8 इक्वल टू जो इस पे गिरेगी वो कितनी है? I0/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बा, अब इसको उड़ा देते हैं अपन यहां से, तो ये भी उड़ गया ये, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1/4। तो कोस का मान कितना? कोस थीटा हो गया 1/2। थीटा कितना हुआ? 60 डिग्री। कितना जी? 60 डिग्री। 17 में उत्तर आपका
4 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण कितना थीटा ये है, तो आप क्रांति कोण दे दिए। माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, तो क्रांति कोण दे रखा है, तो अपन जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है ना म्यू, वो होता है 1 कितना साइन आई सी, तो 1 साइन आई साइन 30 1/2 तो 2। तो माध्यम प्रकाश की चाल अपन निकालते हैं, तो वेलोसिटी v इक्वल टू सी बाई म्यू होता है ना, तो सी अपॉन कितना 2 c/2, तो 3 × 10⁸ अपॉन 2, तो 1.5 10⁸ या 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई और 4i तीव्रता के दो कलासमन प्रकाश तरंगे π/2 के कलांतर के साथ एक बिंदु पर आरोपित होती हैं, उस बिंदु पर आरोपित तरंग की परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो दोनों तरंगे π/2 की कलांतर से आ रही है, ठीक है। तो π/2 के कलांतर पे आएंगे तो प्रकाश की तीव्रता पर निकालते हैं इसमें कि आई रिजल्टेंट वह है I1 प्लस कितना I2 प्लस 2 × √I1 × I2 और कोस 5 यहाँ पे कलांतर है, π/2 होने पर ये पूरा खेला खत्म हो गया, तो I प्लस कितना 4i यानी 5i। नेक्स्ट देखो, एक छोटी वस्तु ये सब दे रखा है आपको। जैसे इसमें प्रश्न क्या है इस प्रकार, देखो कि ये कोई स्फीयर है ना, ये पारदर्शी कांच से बना स्फीयर है और इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या बन गई 5 सेंटीमीटर। और ये बोला है कि इसका अपवर्तनांक दे रखा है म्यू, और केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर बाईं ओर, केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर बाईं ओर की दूरी पर कोई गोली एक है ना वो धंसी हुई है, ये दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और यहां से इसको अपन देख रहे हैं बाईं तरफ से। तो बोला कि वस्तु जो छवि कैसे बने, इसकी छाया कैसे बनेगी, उसकी इमेज कैसे बनती है। तो अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो प्रकाश यहाँ गिर करके मान लो यहाँ कोई इमेज बनाएगा, तो अब ये बिंदु है, ये जो है ना पोल, इसको मानना है, यहाँ से अपन को सिंबल वगैरह लेने हैं, साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। तो प्रकाश यहाँ, जैसे प्रकाश यहाँ से होते हुए इसमें जा रहा है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो इसका μ1 लिया जाएगा, और सेकंड माध्यम कौन सा है μ2, उसको तो 1 मानेंगे, तो μ1 तो कितना हो गया 3/2। ये डिस्टेंस है u कितना हो गया टोटल 5 सेंटीमीटर में से 1.5 तो कितना हुआ 3.5। अब इससे हमको इमेज कैसे बनती है वो निकालना है। तो सूत्र क्या होता है इसका, अपन जानते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र होता है ना, कितना μ2/v माइनस कितना μ1/u इज इक्वल टू कितना μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 तो हम कितना लेंगे 1 अपॉन v हमको याद करना है, μ1 कितना हो गया 1.5 अपॉन कितना u हमारे पास कितना है माइनस का 3.5 इज इक्वल टू μ2 तो है 1 माइनस कितना 3/2 अपॉन r कितनी है साहब, तो r इस तरफ बन जाएगी ना, लाइट इस तरफ, तो वापस माइनस का 5। अब इससे सोल्व करने पर v जो है ना, v हमको मिलेगा कितना मिलेगा, प्रश्न संख्या 20 में आपकी वैल्यू आपको मिलने वाली है, ये माइनस का 3 आ रहा है जी, है ना, v इक्वल टू माइनस का 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर माइनस का 3 आ गया, इसका मतलब इमेज इस तरह बन रही है। अब दूरी टोटल कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 में से 3 सेंटीमीटर दूरी इमेज बन रही है, कुल 5 था, ये 3 इमेज बन गई, तो सेंटर से इमेज 2 सेंटीमीटर बन गई। किस तरह बनी, सेंटर के बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, सेंटर के बाईं तरफ इमेज बन रही है, केंद्र से 2 सेंटीमीटर बाईं तरफ। नेक्स्ट, 0.05 मीटर लंबाई की एक पतली लकड़ी की छड़ को इस प्रकार गोल दर्पण सामने रखा गया, तो छड़ के इमेज की लंबाई कितनी है, तो ये यहाँ 20 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई की, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब छड़ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करना है कि जैसे ये पॉइंट को अपन मान लेते हैं A, इसको मान लेता है पॉइंट B मान लेते हैं, ये तो इमेज फर्स्ट की कहाँ बनेगी, सेकंड कहाँ बनेगी, तो पहले इसके लिए इमेज का अपन निकालते हैं V, फिर अपन B के निकालते हैं V। तो V का फॉर्मूला होता है क्या, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण है तो ये प्लस, दर्पण में दर्पण पैसे प्लस लेंस से माइनस होता है, तो दर्पण का ये फॉर्मूला है। तो इसमें 2 फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, A पॉइंट के लिए B पॉइंट के लिए। तो पहले A के लिए यूज कर लेता हूं, F तो कॉमन ही है, 1/ कितना VB प्लस कौन सा 1/UB इज इक्वल टू 1/f। तो इससे VA और VB का मान निकालेंगे। अब VA VB आने के बाद में दोनों का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो छड़ की लंबाई आ जाएगी।
तो VA और VB को जब याद करोगे तो इसमें जो आंसर आपको मिलेगा, VA आ रहा है 50/3, VA ये आ रहा है 50/3 सेंटीमीटर, और 50 बटा कितना 7 सेंटीमीटर। ऐसे VB का मान आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 20/3, VB का मान मिल रहा है 20/3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से अपन माइनस करेंगे, तो जैसे 50/7 माइनस कितना 20/3 को माइनस करोगे, माइनस करने से वैल्यू आपको मिलने वाले 10/21 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो YDFC प्रयोग में दो कलात्मक स्रोत एक दूसरे 2D दूरी पर रखे हुए हैं, स्क्रीन को स्लिट से D दूरी पर रखा गया। यदि स्लिट के ठीक सामने स्क्रीन पर N वां चमकीला फ्रिंज बनता है, जैसे ये S1 और ये S2, और ये मान लो स्क्रीन है S1 S2 के ठीक सामने, तो ऐसे में ये डिस्टेंस जो है ना वो हमको दे रखी है 2D, ठीक सामने, और मैक्सिमम बनना चाहिए। तो ठीक सामने तो ये डिस्टेंस जो अपन y यूज करते हैं, y तो कितना हो गया 2D/2, तो कितना d हो गया ना। तो अब इसके ठीक सामने चमकीली फ्रिंज बनने के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा, वो क्या होना चाहिए n लैम्डा। पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू स्मॉल dy कैपिटल D इज इक्वल टू कितना n लैम्डा। अब वैल्यू पुट करते हैं, y तो कितना है d, तो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो देखो इसमें y का वैल्यू कितना हो गया d, पर ये स्मॉल d तो स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2d, कैपिटल D है इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो n का मान हमको पूछा, इस n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2d² अपॉन n इक्वल टू 2d² अपॉन कैपिटल D अपॉन लैम्डा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है, लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है और एक बहुत पतला प्रिज्म है, तो आपसे बोला है कि इसमें टोटल कितना डेविएशन होगा। तो पहले तो लाइट मान लो इसका ही तो पाथ है इनिशियल, ये मुड़ेगा पाथ इस तरह से, ये इसका डेल्टा है, तो डेल्टा है वही इसके लिए आपतन कोण बन गया, तो फिर प्रकाश यूं निकलेगा। और यहाँ दोनों का विचलन, इसका विचलन भी कैसा क्लॉकवाइज, ये भी कौन सा क्लॉकवाइज, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये डेल्टा आ गया। तो कुल मिला के डेल्टा है कितना डेल्टा1 प्लस डेल्टा2। डेल्टा फर्स्ट कितना है म्यू माइनस 1 इंटू ए, प्लस डेल्टा2 होता आपका पाई माइनस का 2y, पाई माइनस 2y। तो म्यू कितना है जी 1.5 माइनस है, तो 0.5 इंटू ए कितना, ए है 3 डिग्री, तो 1.5 डिग्री आ गया, प्लस ये है आपका 180 डिग्री माइनस 2y, आई तो कितना 1.5 ही हो गया ना, तो 1.5 का डबल कितना हो गया 3, 180 में से 3 घटाओ और 1.5 जोड़ दो, या 1.5 घटाई दो तो 178.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बोला कि कोई ये पी क्यू कोई वस्तु है, आपने इस वाला भाग कवर कर दिया, तो इमेज कितनी बनेगी पी ओ की बनेगी, ये ओ क्यू की बनेगी, इमेज तो पूरी बनेगी, बस उस तीव्रता घट जाएगी, तो पूर्ण पी ओ क्यू का इमेज बनेगा। जब YDFC को हवा से पानी में ले जाते हैं तो गलत कथन क्या है, जब हवा से इसको पानी में ले गए, तो हवा से पानी में ले जाएंगे तो लेमडा जो है ना, लेमडा मीडियम, वो लेमडा भाई कितना म्यू हो गया, घट गया, में तो पानी का 1 से अधिक होता है। तो फ्रिंज विड्थ जो हम पढ़ते हैं वो है कितना लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, लेमडा घटने से बीटा घट गई, तो गलत कथन चुनना है, फ्रिंज केंद्र की ओर शिफ्ट होंगी, तो इसमें बीटा घट गई ना, मान लो पहले इस प्रकार की फ्रिंजें बनी हुई थी, ऐसे फ्रिंज भी थी, मान लो ये सेंटर है, तो फ्रिंज जब पास आएंगी तो सेंटर की तरफ, सारी सेंटर की तरफ शिफ्ट होंगी, सारी ये सब कम हो रही है, दृश्य क्षेत्र में अधिक संख्या में फ्रिंज प्राप्त होंगे। तो जो ये आपका भाग है, पहले मान लो इसमें बीटा अधिक थी, बीटा कम हो गई, बीटा कम होने से और अधिक संख्या में फ्रिंजें बनेगी, तो संख्या बढ़ गई, ठीक है। सभी फ्रिंज का शिफ्ट समान होगा, अब सभी समान नहीं भाई, एक तरफ शिफ्ट हो रहा है
ये पास आ रही है ना, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये जा रही है नीचे आ रही है, तो ये समान नहीं है, फिर चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु से वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से सभी? कौन बनाता है अवतल दर्पण? वास्तविक वस्तु से वास्तविक इमेज कौन बना सकता है? तो 26 में आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इसमें शायद ये करेक्शन है आंसर की में, शायद हो सकता है आपको अलग मिले, तो इसका आंसर आपको 2 करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कोई लेंस है, इसकी फोकस दूरी f है, इसको यूं काटेंगे तो यूं काटने पे मेटेरियल वो रहना है, सरफेस वही रहनी है, तो इसकी भी फोकस दूरी कितनी है? f और f ही है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इनकी f कितनी होगी वो आपसे पूछा, तो अपन जानते हैं ना 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, यानी कितना? 2/f, तो f कितनी? f/2। नेक्स्ट, ये वो लेंस है ना, उसमें अपन जो पढ़ते हैं न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो लेंस की थिकनेस बड़ी मैटर करती है, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, जो फॉर्मूले को पढ़ते हैं ना, मान लो वस्तु पड़ी है यहाँ पर, ये इसकी दूरी है फोकस दूरी, ये x दूरी पर है, इमेज बन गई, इसकी x2 भी बन गई, यहाँ इस फोकस से इमेज x2 दूरी बन गई, तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं इसमें कि फोकस दूरी का स्क्वायर इक्वल टू होता है x1 इंटू x2, तो f कितना है? रूट ऑफ x1 x2। याद रखने वाला न्यूटन का फॉर्मूला होता है। प्रकाश की समांतर किरण पुंज 50 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल लेंस में प्रवेश करती है। जैसे ये कोई उत्तल लेंस है और इसमें समांतर प्रकाश किरण गिर रही है, इसकी फोकस लंबाई कितनी? 50 सेंटीमीटर है। इसमें तो प्रकाश है वो तो यहाँ फोकस होना चाह रहा है, ये दूरी कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। 20 सेमी फोकस लंबाई का एक अवतल लेंस उत्तल लेंस के ठीक पीछे डी दूरी पर समाक्षीय रूप से रखा गया है। तो एक अवतल लेंस रख दिया ऐसे ही। अब कह रहा है कि तो प्रकाश इस पे गिरा, वो समांतर निकले, समांतर तभी निकलेगा जब ये जो लेंस है इसके फोकस, इसका जो फोकस है उस पे प्रकाश गिरता हुआ नजर आए। तो ये फोकस दूरी ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे दी। अगर ये 20 सेंटीमीटर कुल कितनी 50, तो दोनों के बीच दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर। तरंग का ध्रुवण इसके अनुप्रस्थ प्रकृति बताता, ठीक है। एक प्रयोग प्रकाश तरंग बूस्टर के नियम के अनुसार परावर्तन द्वारा ध्रुवीकृत होती है, तो परावर्तित और आपतित प्रकाश के बीच का कोण कितना है? तो नंबर होता है, जैसे ये मान लो प्रकाश यूं आ रहा है, ये आपका बूस्टर कोण जैसे प्रकाश, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जिस समय रिफ्लेक्टेड लाइट पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है, उस समय रिफ्लेक्टेड लाइट RLR और जो प्रकाश निकलता है कौन सा? RRR, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। यहां ये कह रहा है कि जैसे मान लो YDAC होता ना, उसमें ये S1 है, ये आपका S2 है, ये स्क्रीन है। तो बोला कि नीले प्रकाश की लैम्डा दे रखी है आपको इतनी, लाल की दे रखी है इतनी, तो अक्स का जिसके लिए अक्स मान आपको निकाल, जिसके लिए अक्सवां चमकीला लाल बैंड x+1वें चमकीले नीले बैंड से मेल खाता है। मतलब एक बिंदु जहां पर इन दोनों रंगों की जो फ्रिंजें हैं चमकीली वो संपाती है, तो चमकीली फ्रिंज संपाती होने के मतलब है कि दोनों दूरी बराबर होगी। y उल्टा n y इक्वल टू होता है n बीटा, तो इसका मतलब n1 बीटा 1 इक्वल टू कौन सा? n2 बीटा 2, n अधिक बीटा कम होगा। अब जैसे हमारे पास x और x+1 है, x और x+1, जिसका x ज्यादा है उसके साथ लैम्डा कौन सा कम आएगा? वो है 520, और यहां गुणा कर दो कितना? 780। तो आपसे पूछा कि इस x का मान कितना है, तो अब इसे गुणा करके भाग करके अपन आंसर याद कर सकते हैं। तो ये 0 से बढ़ा देते हैं, 13 को चौक 52, ऐसे करके इसका आंसर निकालोगे तो ये आंसर आपका 31 में कितना आ जाएगा जी? 2, x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, गणना कर लेना भाई। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तो एक कोई पतला उभयतल लेंस समतल दर्पण पर रखा गया है। मान लो जैसे ये लेंस है एक, और ये मान लेता हूं प्लेन मिरर। अब इसको ऐसे ऊपर रखा है, कैसे मान लीजिएगा। एक वस्तु को रखा अपन ने इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु को रख दिया। अब बोला कि इमेज वापस वहीं बन जाए, तो तभी बन सकती है ना
तो प्रकाश किरण यूं जा करके इस पे गिरे, वापस वहीं के वहीं फोकस हो जाए, इससे प्रकाश किरण जा रही है वापस में आ जाए, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी इस लेंस की फोकस दूरी, तो ये पॉसिबल है। तो पूछा कि इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एक कांच की पट्टी को 3 रंगीन बिंदु से, ऐसा क्वेश्चन है, मान लो ये स्लेब है और यहां अपने पास 3 कलर है, कौन कौन सा है, ब्लू, येलो और रेड। ये इसकी मान लो यहां से इसको अपन देख रहे हैं, रियल डेप्थ कितनी है, डी। अपेरेंट डेप्थ यानी इसकी इमेज यहां बनेगी, ये इसको मैं कहता हूं डी अपेरेंट। डी अपेरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी रियल अपॉन म्यू। अब म्यू जो होता है वो लेमडा पे डिपेंड करता है, तो आप कांची के फॉर्मूले के अनुसार ज्ञात करते हो तो म्यू प्रपोज टू होता है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। जिसका लेमडा अधिक उसका म्यू कम होगा, और लेमडा के कम होने पर डी ज्यादा होगी। डी ज्यादा मतलब ये डी अधिक होगी, दूर नजर आएगा। तो जिसका लेमडा ज्यादा है, रेड, रेड जो होता है ना, रेड रंग जो होगा, उस रेड के लिए हम क्या कह सकते हैं, रेड का लेमडा ज्यादा, लेमडा के ज्यादा होने से म्यू कम, म्यू कम हो गया तो उसका डी अपेरेंट हो गया ज्यादा। अब डी अपेरेंट अगर ज्यादा है तो रेड का डी अपेरेंट ज्यादा है, यानी ये यहां नजर आएगा, ये यहां नजर आएगा, तो और ये और पास नजर आएगा। तो सबसे दूर, आंख के सबसे नजदीक कौन है, आंख के सबसे करीब दिखाई देने वाला बिंदु वो कौन सा होगा, ब्लू। दैनिक जीवन में ध्वनि तरंग का विवर्तन, साउंड का जो डिफ्रेक्शन होता है वो लाइट से क्या होता है, ज्यादा होता है। वजह क्या होती है कि जो भी डिफ्रेक्टर होते हैं, जैसे कोई द्वारक होता है, कोई अपर्चर हुआ करता है, या जो कोई आपका ऑब्स्टेकल हुआ करता है, तो विवर्तन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए शर्त क्या होती है कि जो डिफ्रेक्टर होता है उसका साइज और जो वेवलेंथ है, जो भी अपन साउंड अलाउड लाइट यूज करते हैं, उनको दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दैनिक जीवन में जो भी आपके ऑब्स्टेकल वगैरह आते हैं उन सबका ऑर्डर कितना होता है, 1 मीटर का, 1 मीटर का होता है, सॉरी ए होता है 1 मीटर का। और साउंड जो है ना, साउंड जो सोनिक या जो अपन पढ़ते हैं सोनिक वेव, उसकी भी लैम्डा एवरेज कितना, 1 मीटर, दोनों सेम कोटि के हैं, तो उसका ज्यादा है। जबकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो तो 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर में, और सामान्य लैम्डा कितने होता है, 1 मीटर का, तो वहां तो डिफ्रेक्शन बहुत कम होता है, लाइट का डिफ्रेक्शन बहुत कम होता है। तो वजह क्या है, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है ना साहब, पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी है, ध्वनि तरंगदैर्घ्य बहुत बड़ी होती है, दोनों तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है, दोनों की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बड़ी होती है।